हेलो दोस्तों, इंस्टा मल्टी मिलियनियर विटर कहानी के एपिसोड नंबर 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको ये कहानी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों, कल हमने देखा किस तरीके से देव के दोनों दोस्तों को उठाकर स्कॉर्पियन ग्रुप के गुंडे लेकर गए थे। वो भैरव उनकी हड्डी पसलियों को एक एक करके तोड़ रहा था और तभी देव के पास जैसे ही उसने फोन उठाया तो उसे पता चला कि वो लोग उसे उन दोनों को उठा कर लेकर गए हैं। अब देव वहां अकेला जाने के लिए तैयार हो चुका था। क्या करेगा देव वहां पहुंचकर, क्या होगा, जानेंगे आज के एपिसोड में। मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। भैरव का आदेश सुनकर वो 25 गुंडे अपनी रोड और बैट्स और हॉकी स्टिक्स हवा में लहराकर चीखते हुए गालियां बककर चारों तरफ एक साथ देव की तरफ दौड़ पड़े। ये देखते ही रियांश और विराट ने डर और बेबसी में अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि अब बस कुछ ही सेकंड के बाद देव के शरीर के टुकड़े जमीन पर बिखर जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका वो सीधा साधा दोस्त अब क्या बन चुका है। सबसे पहला गुंडा, जो भारी भरकम इंसान था, उसने एक बहुत ही तेज दौड़ के साथ अपने लोहे की नुकीली रोड को देव के सिर को फोड़ने के लिए पूरी ताकत से हवा में घुमाया। रोड हवा को चीर कर देव के सिर के बिल्कुल करीब आ चुकी थी, लेकिन देव अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। जैसे ही रोड उसके सिर से टकराने वाली थी, देव का बायां हाथ उसकी जगह पर 1 मिलीमीटर के रफ्तार से उठा और उसने हवा में ही उस भारी लोहे की रोड को अपने नंगे हाथों के बीच से जकड़ लिया। ये देखकर गुंडे की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पूरी ताकत लगा रखी थी, लेकिन देव का हाथ पत्थर की तरह एक जगह पर सेट था। रोड 1 इंच भी नहीं आगे बढ़ पा रही थी। देव ने अपनी खौफनाक लाल आंखों से उस गुंडे की तरफ देखा और एक शैतानी मुस्कान दी। अगले ही सेकंड देव ने अपनी मुट्ठी में पकड़ी उस लोहे की रोड को इतने जोर से दबाया कि वो रोड बीच में से मुड़कर पिचक गई और फिर देव ने उसी के हाथ से उस रोड को अपनी तरफ खींचा, जिससे वो भारी भरकम गुंडा हवा में उड़ता हुआ देव की तरफ आया। तभी देव ने अपना दायां मुक्का पूरी ताकत से उस गुंडे की छाती पर दे मारा। वो मुक्का इतनी जोरदार था कि उस गुंडे की छाती की पसलियां टूटकर अंदर धंस गई और वो हवा में कम से कम 15 फुट पीछे की तरफ उड़ता हुआ कबाड़ की एक गाड़ी पर जाकर गिरा। उसके मुंह से खून का फवारा निकला और उसी वक्त हमेशा के लिए वो खामोश हो गया। यह नजारा देखकर बाकी गुंडों की रफ्तार एक पल के लिए धीमी हो चुकी थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं था कि एक नंगे पैरों वाला लड़का एक मुक्के से किसी को 15 फुट कैसे दूर उड़ा सकता है। लेकिन पीछे से आ रहे गुंडों के धक्कों से वो फिर देव पर टूट पड़े। जब देव ने अपने असली तांडव शुरू किया तो अपनी जगह से हिला और अपनी स्पीड इतनी तेज कर दी कि गुंडों को सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। तभी एक गुंडे ने पीछे से देव की कमर पर हॉकी स्टिक मारी। आगे से देव ने बिना मुड़े अपना पैर पीछे उठाया और एक ऐसा बैक किक मारा कि उस गुंडे का जबड़ा टूटकर हुआ हवा में उड़ गया। तभी दो गुंडे एक साथ बेसबॉल बॉल लेकर दाएं और बाएं तरफ से देव के सिर पर वार करने आए। आगे से देव ने अपने दोनों हाथों को फैलाया, उन दोनों के बैट्स को हवा में उनकी कोहनियों पर रोक लिया। देव की कोहनियों पर लगने से वो लकड़ी के मोटे बैट्स टूटकर दो टुकड़ों में बट गई। गुंडे दहशत में आ चुके थे। देव ने दोनों हाथों से उन गुंडों के सिर पकड़े और बहुत ही खूंखार तरीके से उन दोनों के सिर आपस में एक दूसरे से इतनी जोर से टकरा दिए कि दोनों के सिर से खून का फवारा फूट पड़ा और वहीं बेहोश हो गए। कबाड़ खाने का वो मैदान अब एक कसाई खाने में तब्दील हो चुका था। देव के हाथों और पैरों पर एक हरकत के साथ किसी न किसी गुंडे की हड्डियां टूटने की कड़क कड़क आवाजें आ रही थी। एक गुंडे ने दूर से लोहे के एक भारी चैन देव की गर्दन पर फेंकी। देव ने बहुत ही फुर्ती से उस चैन को अपने हाथों में लपेट लिया और एक जोरदार झटका दिया, जिससे वो गुंडा हवा में खींचकर देव के पास आ गया। देव ने अपने घुटने से उस गुंडे के चेहरे पर ऐसा प्रहार किया कि उसके नाक और दांत टूटकर जमीन पर बिखर गए। देव को अब कोई नहीं रोक सकता था। वो उन 25 खूंखार गुंडों के बीच किसी तूफान की तरह घूम रहा था। जो कोई भी करीब आता वो हवा में उड़ता और गाड़ियों के कबाड़ पर जा गिरता या उसकी पसलियां और हाथ पैर टूट जाते। 5 मिनट, महज 5 मिनट के अंदर कबाड़ खाने के उस विशाल मैदान के सारे 20 खूंखार गुंडे वो कुछ देर जो पहले हंस रहे थे, देव की मौत का तमाशा देखने आए थे, वो सब जमीन पर खून से लथपथ टूटी हुई हड्डियों के साथ तड़प रहे थे।
किसी का हाथ मुड़ा हुआ था तो किसी की पसलियां टूट गई थी, किसी के मुंह से झाग निकल रहा था। पूरे मैदान में सिर्फ दर्द भरी चीखें और करहाने की आवाजें गूंज रही थी। वहीं रियांश और विराट जो अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, जब उन्होंने ये भयानक आवाजें बंद होने के बाद अपनी आंखें खोली तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनका वो सीधा साधा और स्कॉलर देव, जो कल तक कैंटीन में शांति से बैठकर चाय पीता था, वो आज बीच मैदान में खून से सना हुआ साक्षात किसी भगवान के क्रोधित अवतार की तरह खड़ा था। और उसके चारों तरफ 25 खूंखार गुंडों का ढेर लगा हुआ था। वहीं मैदान में कोने में भैरव खड़ा था। भैरव जो अंडरवर्ल्ड का सबसे खूंखार शूटर था और जिसने अपनी जिंदगी में न जाने कितने लोगों को बेरहमी से मारा था, आज उसकी खुद की टांगें डर के मारे कांपने लगी थी। उसके हाथ में पकड़ी हुई लोहे की रोड नीचे गिर चुकी थी। भैरव को लग रहा था कि उसने कोई बुरा सपना देख लिया। उसने हकला कर कहा, ये इंसान नहीं है, ये कोई शैतान है। वो बड़बड़ाकर भैरव ने कांप कर पीछे कदम बढ़ा दिए। तभी देव ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और अपनी उन लाल खौफनाक आंखों से भैरव की तरफ देखा। देव के कपड़ों पर गुंडों का खून लगा हुआ था, लेकिन देव के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। देव बहुत ही धीमे से मौत के कदमों से भैरव की तरफ बढ़ने लगा। देव ने उसकी तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, तूने क्या कहा था भैरव, कि तू मेरे भाइयों के सिर धड़ से अलग कर देगा? तू मुझे दर्द देगा? ये कहकर देव की आवाज पूरे कबाड़ खाने में गूंज गई। आगे से भैरव ने हड़बड़ाकर अपनी पैंट की बेल्ट से अपनी पिस्तौल निकाल ली। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने पिस्तौल का निशाना देव के सीने पर तान दिया। तभी भैरव ने अपनी डरी हुई आवाज में चिल्लाकर कहा, वह वहीं रुक जा कुत्ते, वरना तेरा पूरा सीना गोलियों से छलनी कर दूंगा। ये इंसान की ताकत है, लेकिन गोलियों को नहीं रोक पाएगी। लेकिन देव रुका नहीं। वो उसे खौफनाक रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। देव ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, चला गोली चला। आगे से भैरव की उंगली ट्रिगर पर कांप रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और ट्रिगर दबा दिया। तभी लगातार 3 गोलियां पिस्तौल की नाल से निकली। ये देखकर रियांश और विराट ने चीख कर कहा, देव। लेकिन गोलियां जब देव के शरीर से टकराई तो कुछ ऐसा हुआ जो फिजिक्स के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। महादेव के उस अदृश्य सुरक्षा चक्र, असीमित शारीरिक क्षमता के कारण वो 9 mm की गर्म गोलियां देव की छाती से ऐसे टकराई जैसे वो गोलियां किसी लोहे के सख्त पहाड़ से टकरा गई हो। देव की टी शर्ट में 3 छेद हो गए, लेकिन वो गोलियां देव की त्वचा को नहीं भेद पाई। वो पिचक कर वापस जमीन पर गिर पड़ी। देव को सिर्फ एक हल्की सी चींटी के काटने जैसी चुभन हुई। भैरव ने जब गोलियों को जमीन पर गिरते देखा, देव को बिना एक कतरा खून बहाए अपनी तरफ आते देखा, तो उसका दिमाग पूरी तरह सुन पड़ गया। उसकी पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। भैरव डर के मारे अपनी पैंट में पेशाब कर चुका था। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, ये नामुमकिन है। ये कहकर वो घुटनों के बल जमीन पर पड़ा। तभी देव उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने एक हाथ से भैरव की गर्दन को पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। उसने अपने दांत पीस कर कहा, तूने मेरे भाइयों पर हाथ उठाया था ना? ये कहकर देव ने अपना दूसरा हाथ उठाया और भैरव के उस हाथ को, जिससे वो पिस्तौल और रोड चलाता, कलाइयों से पकड़ा। देव ने भैरव के उस पूरे हाथ को एक ही झटके में इस तरह मरोड़ा कि भैरव की कोहनी की हड्डी उसकी चमड़ी फाड़कर बाहर आ गई। भैरव दर्द से चिल्ला उठा। भैरव की वो दर्दनाक चीख पूरे कबाड़ खाने को चीर गई। तभी देव ने भैरव को जमीन पर पटक दिया। भैरव दर्द से जमीन पर किसी कीड़े की तरह तड़प रहा था। उसी समय देव ने अपना पैर भैरव की छाती पर रखा। देव ने अपनी कड़क और खौफनाक आवाज में कहा, जाकर अपने उस मालिक, उस जोगिंदर से कह देना कि अब तक उसने मुझे सिर्फ एक फटीचर समझा था, लेकिन अब यह जंग शुरू हो चुकी है। उसने मेरे भाइयों का खून बहाया। अब मैं उसके स्कॉर्पियन ग्रुप को ऐसा दर्द दूंगा कि वो शहर को छोड़कर भागने की भीख मांगेगा। ये मेरा वादा है। वहीं आगे से भैरव कुछ बोलने की हालत में नहीं था। वो बस दर्द से तड़प रहा था। तभी देव मुड़ा और वो सीधा रियांश और विराट की कुर्सियों की तरफ गया। उसने अपने हाथों की ताकत से उन मोटी रस्सियों को एक ही झटके में ऐसे तोड़ा जैसे कोई कच्चा धागा हो। रस्सियां खोलते ही रियांश और विराट बेसुध होकर नीचे गिरने लगे, लेकिन देव ने तुरंत आगे बढ़कर उन दोनों को अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। जब देव ने अपने दोस्तों के खून से सने चेहरे, उनके सूजे हुए जिस्मों को देखा, तो उस खूंखार और अजय काल देव की आंखों में अचानक आंसू बहने लगे।
महादेव की दी हुई ताकत दुश्मनों के लिए काल थी, लेकिन दोस्तों के प्यार के सामने वो ताकत भी पिघल गई थी। देव ने रोते हुए उन दोनों को अपने सीने से लगाकर कहा, मुझे माफ कर दो भाइयों, मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से तुम लोगों को ये सब सहना पड़ा। मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तिहान ले लिया। तभी रियांश ने बड़ी मुश्किल से अपनी सूजी हुई आंख खोली। उसने अपने खून से सने हाथ को देव के गाल पर रखा और बहुत ही टूटी लेकिन सच्ची मुस्कान के साथ कहा, तू तू पागल है क्या भाई? दोस्तों के बीच माफी नहीं होती। हमें खुशी है कि तू सुरक्षित है, लेकिन तूने ये इतना सब इतने गुंडों को अकेले कैसे? उसके बाद विराट ने खांस कर देव के कंधे पर सिर रखकर कहा, तू तू कोई सुपरमैन बन गया क्या देव? उसके बाद सुनकर आगे से देव ने अपने आंसू पोंछे, बड़े ही प्यार से हंसकर कहा, मैं जो भी हूँ तुम्हारा भाई हूँ, और आज के बाद दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगी। ये कहकर देव ने उन दोनों को सहारा दिया और अपने कंधों पर टिका कर खड़ा कर दिया। उन 25 गुंडों और तड़पते हुए भैरव को उसी कबाड़ खाने में सड़ता छोड़कर देव अपने दोनों दोस्तों को लेकर उस काली मर्सिडीज की तरफ बढ़ गया। आज के इस खूनी खेल ने विशाखापट्टनम शहर के एक बहुत बड़े तूफान की नींव रख दी थी। देव अब सिर्फ अपनी सुनैना की नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार और दोस्तों की हिफाजत के लिए जोगिंदर के एम्पायर को नस्ते नाबूद करने के लिए तैयार था। कबाड़ खाने की उस खौफनाक और खूनी जमीन पर स्कॉर्पियन ग्रुप के 25 खूंखार गुंडों को उनके ही खून में तड़पता छोड़कर देव ने अपने दोनों अचेत और लहूलुहान दोस्तों को सहारा दिया और अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा था। देव की आंखों में अभी भी गुस्से की लालिमा बाकी थी, लेकिन अपने दोस्तों की दर्दनाक हालात देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर छटपटा रहा था। रियांश और विराट, जिन्होंने उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। देव ने बहुत ही सावधानी से उन दोनों को मर्सिडीज की पिछली सीट पर लेटाया। रियांश के माथे से बहने वाला खून अब थोड़ा जमने लगा था, लेकिन उसकी सांसें बड़ी तेज थी और उखड़ी हुई थी। विराट बार बार अपने पेट को पकड़कर खांस रहा था। उसके मुंह से खून के छींटे निकल रहे थे। तभी देव ने गाड़ी का दरवाजा बंद करके कहा, हिम्मत रखना मेरे भाइयों, कुछ देर और बस। ये कहकर देव ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी का इग्निशन ऑन किया। गाड़ी हाईवे की तरफ मोड़ दी। विशाखापट्टनम की सड़कें अब पूरी तरह से सुबह की रोशनी में नहा चुकी थी। ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन देव की मर्सिडीज के सामने जो भी गाड़ी आती, वो देव के लगातार बजते हॉर्न और गाड़ी की खौफनाक रफ्तार को देखकर अपने आप रास्ता छोड़ देती। देव की गाड़ी को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ा रहा था। उसका एक ही लक्ष्य था, शहर के सबसे बड़े और बेहतरीन सिटी हॉस्पिटल की तरफ। गाड़ी के अंदर एक माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। देव बार बार रियर व्यू मिरर में अपने दोस्तों को देख रहा था। तभी रियांश ने दर्द में कराहकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, देव भाई, गाड़ी गाड़ी धीरे, थोड़ी धीरे चला, हम हम ठीक हैं। उसकी ये बात सुनकर आगे से देव ने भारी और रूंधी हुई आवाज में कहा, चुपचाप लेटा रह तू, एक शब्द मत बोलना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। महज 15 मिनट की इस दिल दहला देने वाले ड्राइव के बाद मर्सिडीज सिटी हॉस्पिटल के मेन गेट पर अंदर स्क्रीज के साथ एंट्री लेकर इमरजेंसी वार्ड पर जाकर रुकी। देव तुरंत बाहर निकला। उसने इमरजेंसी के दरवाजे पर खड़े वार्ड बॉयज और नर्सों की तरफ चीख कर कहा, स्ट्रेचर लाओ जल्दी, मेरे दोस्तों की जान खतरे में है। देव की वो आवाज, जिसमें महादेव की दी वह दृश्य ताकत और एक भयंकर खौफ था, उसे सुनकर हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ हड़बड़ा गया। तुरंत 3-4 वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर दौड़े। देव ने खुद अपने हाथों से रियांश और विराट को गाड़ी से बाहर निकाला और स्ट्रेचर पर लेटाया। तभी देव ने एक नर्स को निर्देश देकर कहा, इनके सिर और पसलियों में गहरी चोट है, तुरंत सबसे सीनियर डॉक्टर को बुलाओ। उसके बाद सुनकर आगे से नर्स ने घबरा कर कहा, सर, आपको पहले रिसेप्शन पर जाकर फॉर्म भरना होगा और पुलिस के, क्योंकि उनका मामला लड़ाई झगड़े का लग रहा था। तभी देव ने उस नर्स की आंखों में सीधा देखकर कहा, पैसे की कोई फिक्र मत करो, मैं इस पूरे हॉस्पिटल को खरीद सकता हूँ, लेकिन अभी के अभी इनका इलाज शुरू होना चाहिए, फॉर्म मैं भर दूंगा। देव की आंखों में वो लहजे को देखकर किसी की बहस करने की हिम्मत नहीं हुई। रियांश और विराट को तुरंत ट्रॉमा सेंटर में लेकर जाया गया। भारी भरकम दरवाजे बंद हो गए और देव उस ठंडे और शांत गलियारे में अकेला खड़ा रह गया। इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े होकर देव गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसके कपड़ों पर रियांश और विराट का खून लगा था। उसके नंगे पैर अभी भी धूल से सने थे, लेकिन देव को अपनी इस हालात की कोई परवाह नहीं थी।
कुछ देर बाद जब उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो उसे लगा अब उसके दोस्त डॉक्टर्स की निगरानी में है, तो उसके दिल में अचानक एक और बिजली की तरह नाम कौंधा। उसने मन ही मन में सोचा, सुनैना। देव को याद आया कि वो सुबह सुबह पागलों की तरह नंगे पैर विला से भाग कर आया था। सुनैना ने उसे इस खौफजदा हालात में देखा था। उसने देव को रोकने की कोशिश भी की थी। देव जानता था कि सुनैना कितनी भावुक और कितनी फिक्रमंद लड़की है। जब से वो विला से निकला था, तब से कम 2 घंटे के आसपास बीत चुके थे। देव ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, ओह हे भगवान, सुनैना तो मेरी फिक्र में पागल हो रही होगी। वो सोच रही होगी कि मैं गुंडों से लड़ने गया हूँ। मुझे तुरंत उसे कॉल करके बताना चाहिए कि मैं ठीक हूँ और मेरे दोस्त भी मिल गए, ताकि वो बेचारी चैन की सांस ले। ये सोचकर देव ने तुरंत अपनी पुराने जींस की दाईं जेब में हाथ डाला और अपना फोन जो रखता था, लेकिन उसकी जेब खाली थी। देव ने हड़बड़ाकर अपनी बाईं जेब चेक की, लेकिन वो भी खाली थी। उसने पीछे की जेबें भी चेक की। आसपास जमीन पर देखा, उसका फोन कहीं नहीं था। देव का दिल एक बार फिर से धक्का कर रह गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, मेरा फोन कहाँ गया? ये सोचकर उसने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि भैरव ने उसे कॉल किया था, तब फोन उसके हाथ में था। उसके बाद जब वो कबाड़ खाने में पहुंचा तो फोन अपनी जेब में रख लिया था। लेकिन जब वो 25 खूंखार गुंडों से लड़ रहा था, जब वो हवा में उछलकर किक मार रहा था, गुंडों को उठा उठा कर पटक रहा था, तो यकीनन उसी भयंकर लड़ाई में उसका वो पुराना फोन उसकी जेब से खिसक कर कबाड़ खाने में उसी मैदान में कहीं गिर गया। देव ने झुंझलाकर हॉस्पिटल की दीवार पर अपना हाथ मारकर खुद से कहा, शिट, मेरा फोन उन गुंडों के अड्डों पर ही होगा। अब मैं सुनैना को कैसे बताऊं कि मैं ठीक हूं? उसे तो मेरा नंबर भी जबानी याद नहीं होगा। मुझे भी उसका नंबर याद नहीं। वो विला में कितनी टेंशन में होगी। मुझे जल्दी से यहाँ का काम निपटा कर विला पहुंचना होगा। देव अंदर ही अंदर बहुत व्याकुल हो रहा था। सुनैना की रोती हुई सूरत उसे याद आ रही थी। वो जानता था कि सुनैना उसके लिए कितनी तड़प रही होगी। करीब 1 घंटे उस जानलेवा इंतजार के बाद आखिरकार इमरजेंसी वार्ड का वो भारी दरवाजा खुला और एक सीनियर डॉक्टर, जिसके गले में स्टेथोस्कोप लटक रहा था, वो बाहर आए। उनके चेहरे पर थोड़े पसीने की बूंदें थी। देव तुरंत भागकर उनके पास पहुंचा। उसने डॉक्टर से चिंता भरे स्वर में पूछा, डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? आगे से डॉक्टर ने देव के चेहरे की वो घबराहट और उसके कपड़ों पर लगा खून देखा। उन्होंने एक हल्की सी राहत भरी मुस्कान के साथ देव के कंधे पर हाथ रखा और डॉक्टर ने शांत आवाज में कहा, रिलैक्स यंग मैन, तुम्हारे दोस्त अब खतरे से बाहर हैं। ये शब्द सुनते ही देव की सारी थकान और सारा तनाव जैसे आंसुओं के रूप में उसकी आंखों में आ गया। उसने भगवान और महादेव का शुक्रिया अदा किया। तभी डॉक्टर ने आगे बताकर कहा, उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया था। एक लड़के के सिर पर बहुत गहरी चोट थी। हमने वहां 12 टाके लगाए हैं। उसकी दाईं आंख पर भी गहरी सूजन है। दूसरे लड़के की 2 पसलियां में माइनर फ्रैक्चर आ गया है। उसके होठ फटे हुए हैं। हमने दोनों का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर दिया है। दर्द के इंजेक्शन दिए और पट्टियां बांध दी। उनकी ये बात सुनकर आगे से देव ने कंधे पर रुंधे हुए गले से पूछा, क्या क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, वो दोनों अब होश में हैं और सबसे अच्छी बात है कि उनकी अंदरूनी कोई नस नहीं फटी, ना ही कोई इंटरनल ब्लीडिंग है। वो दोनों बहुत ही मजबूत लड़के हैं। हमने उन्हें कुछ दवाइयाँ दे दी। तुम चाहो तो कुछ घंटों बाद उन्हें अपने साथ घर लेकर भी जा सकते हो। बस उन्हें अगले कुछ हफ्तों तक पूरा बेड रेस्ट करना होगा। उनकी ये बात सुनकर आगे से देव ने दोनों हाथ जोड़कर डॉक्टर का धन्यवाद किया। इसके बाद देव तुरंत रिसेप्शन काउंटर पर गया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक लंबा चौड़ा बिल थमा दिया, क्योंकि सिटी हॉस्पिटल शहर का सबसे महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल था। इमरजेंसी ट्रीटमेंट, एक्सरे, एमआरआई और दवाइयों का बिल मिलाकर 80,000 रुपए बन गया। अगर कल वाला फटीचर देव होता तो शायद वो बिल देखकर बेहोश हो जाता। लेकिन आज के देव के लिए 80,000 रुपए 80 पैसे के बराबर भी नहीं थे। देव ने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो कैश में पेमेंट करेगा। वो हॉस्पिटल के एक खाली कोने में गया और अपनी उंगली की उस जादुई अंगूठी पर हाथ रखा। अगले ही पल एक जेब में 500 के नोटों की गड्डियां भर गई। उसने वापस जाकर पूरा बिल तुरंत चुका दिया और दवाइयों का एक बड़ा सा बैग खरीद लिया। इसके बाद देव जब वार्ड के अंदर गया तो रियांश और विराट बेड पर लेटे हुए थे। उनके सिर और पेट पर सफेद रंग की मोटी पट्टियां बंधी थी। जब उन्होंने देव को देखा तो उनके सूजे हुए चेहरों पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान आ गई। देव जाकर दोनों के गले लग गया। तीनों दोस्त कुछ देर तक बस एक दूसरे को गले लगाए रोते रहे।
ये आंसू दर्द के नहीं, ये उस दोस्ती के आंसू थे जिसने मौत को भी मात दे दी। तब रियांश ने बहुत धीरे से मजाक करके कहा, साले, तू तो कोई हॉलीवुड का एक्शन हीरो निकला, अकेले 25 गुंडों को कूट दिया। अगर मुझे पता होता तू उतना बड़ा फाइटर है तो मैं कॉलेज में रोज एक आध इंसान की रोज कुटाई करवाता। उसकी यह बात सुनकर विराट भी हंसने लगा। उसने जोर से हंसकर कहा, हाँ सही में भाई, जब तूने उस भैरव का हाथ तोड़ा, कसम से मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तूने वो सब किया कैसे देव? तभी आगे से देव ने उनके सिर पर हाथ फेर कर कहा, ये सब छोड़ो मेरे भाइयों, आज के बाद तुम्हें इस शहर का कोई भी इंसान छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ये मेरा वादा है। अब तुम दोनों आराम करो और हम यहाँ से निकल रहे हैं। इसी बीच दोपहर के करीब 1 बज चुके थे। डॉक्टर्स ने उन दोनों को डिस्चार्ज कर दिया। देव जानता था कि उनके मर्सिडीज पर खून लगा है। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उस खून भरी गाड़ी में अनकंफर्टेबल महसूस करे। वो ये भी जानता था कि देव के पास अगर वो मर्सिडीज लेकर जाएगा तो बड़ा तमाशा होगा। इसलिए देव ने हॉस्पिटल के एक प्राइवेट और बहुत ही आरामदायक एसी कैब बुक की। उसने अपने दोस्तों को सहारा देकर उस कैब में बैठाया और ड्राइवर से कहा, भाई विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल ब्लॉक सी में चलो। उसकी ये बात सुनकर आगे से विराट ने हैरानी से पूछा, हॉस्टल क्यों भाई? वहां तो वहां तो अब जाना सेफ नहीं है। तभी आगे से देव ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, हमें सिर्फ अपना सामान पैक करने जाना है। अब तुम दोनों उस सीलन और भरे मनुष्य हॉस्टल में नहीं रहोगे। अब तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। हालांकि रियांश और विराट उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने देव पर पूरा भरोसा किया और चुपचाप बैठे रहे। कैब जब विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के ब्लॉक सी हॉस्टल के गेट पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर देव के चेहरे पर एक बार फिर गुस्सा आ गया। हॉस्टल के गेट पर बहुत सारे स्टूडेंट की भीड़ जमा थी और उस भीड़ के बीचों बीच हॉस्टल का चीफ वार्डन, यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज और कुछ स्टाफ मेंबर्स बहुत ही गुस्से और अकड़ में खड़े थे। जैसा ही कैब वहां आकर रुकी और देव ने बाहर कदम रखा, पूरी भीड़ में एक फुसफुसाहट शुरू हो गई। रात को जो कुछ भी हुआ था, पूरा हॉस्टल दहशत में था। देव ने कैब का दरवाजा खोला और रियांश और विराट को सहारा देकर बाहर निकाला। उनके सिर पर पट्टियां बंधी थी और उनके खून से सने कपड़े देखकर सब लोग घबरा गए। देव अपने दोस्तों को लेकर अंदर जाने के लिए बढ़ा, लेकिन तभी वार्डन और सिक्योरिटी इंचार्ज ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। वार्डन ने अपनी उंगली देव की तरफ उठाकर बहुत ही कड़क और बेरुखी आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ देव। उसकी बात सुनकर देव ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, क्या मतलब है आपका? मेरे दोस्त घायल हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। हमें हमारे कमरे में जाने दीजिए। तभी वार्डन ने बहुत ही गंदा सा मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे कमरे में? अब इस हॉस्टल में तुम्हारा कोई कमरा नहीं है देव। तुम तीनों को इस हॉस्टल से एक्सपेल कर दिया गया है। उनकी ये बात सुनते ही रियांश और विराट के होश उड़ गए। विराट ने दर्द से करहा कर पूछा, एक्सपेल? लेकिन क्यों सर, हमने क्या किया? तभी सिक्योरिटी इंचार्ज ने आगे बढ़कर चिल्लाकर कहा, तुमने क्या किया? रात को तुम्हारे चक्कर में जोगेंद्र के 20 गुंडे हथियारों के साथ हॉस्टल में घुस आए थे। उन्होंने हमारे चौकीदार को पीटा और हॉस्टल की प्रॉपर्टी तोड़ी, पूरे माहौल को खौफ में डाल दिया। अगर कल को वो लोग वापस आ गए, किसी और बेगुनाह स्टूडेंट को मार दिया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोग क्रिमिनल्स के साथ पंगा लेते हो। तुम्हारी वजह से हम बाकी के 500 स्टूडेंट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते। तभी वार्डन ने अपने पीछे खड़ी 2 चपरासियों को इशारा किया। उन्होंने हॉस्टल के गेट के पास रखे 3 पुराने और फटे हाल बैग की तरफ इशारा किया। वार्डन ने बहुत ही बेरहमी से कहा, तुम तीनों का सारा सामान हमने तुम्हारे कमरे से निकाल कर यहाँ बाहर रखवा दिया है। अपना ये कबाड़ उठाओ और अभी के अभी हमारे हॉस्टल के कंपाउंड से बाहर निकल जाओ। और याद रखना, अगर दोबारा यहाँ दिखने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये सब सुनकर देव का खून इस कदर खोल उठा कि उसकी आंखें वापस लाल होने लगी। देव ने अपने दांत पीस कर मन ही मन में सोचा, यह स्वार्थी दुनिया। जब मैं इसी हॉस्टल का नाम रोशन करता रहा था, जब मेरी वजह से इस हॉस्टल को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला, तब ये लोग मेरी तारीफें करते नहीं थकते थे। और आज जब मेरे दोस्तों ने मौत का सामना किया, जब वो घायल हैं, तो ये वार्डन उनका हाल चाल पूछने की बजाय उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल रहा है। देव ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। महादेव की दी हुई असीम ताकत अब उसके हाथों में पकड़ने लगी थी। उसे लगा कि अभी आगे बढ़े और इस वार्डन और सिक्योरिटी इंचार्ज की वो हालत करे कि ये जिंदगी भर किसी को धक्के मारने लायक न रहे। देव ने एक खौफनाक कदम वार्डन की तरफ बढ़ाकर कहा, तुमने
मेरे दोस्तों का सामान बाहर फेंका। ये कहकर देव इतनी गहरी और डरावनी आंखों के साथ देखा कि वार्डन के पसीने छूट गए और 2 कदम पीछे हट गया। देव गुस्से में वार्डन की गर्दन पकड़ने वाला था कि अचानक उसके दोनों हाथ कंधों पर आकर रुक गए। ये हाथ रियांश और विराट के थे। रियांश ने बहुत ही शांत और समझदारी भरी आवाज में कहा, रुक जा देव भाई, छोड़ दे इन्हें। उसकी आवाज में दर्द था लेकिन गुस्सा नहीं। तभी देव ने पलटकर रियांश की तरफ देखकर कहा, रियांश तू देख नहीं रहा है ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं? इन्होंने हमें सरेआम बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। तब विराट ने देव का हाथ पकड़कर बहुत ही गहरी मुस्कान के साथ कहा, देव ये वार्डन अपनी जगह सही कह रहा है भाई। हमारी वजह से बाकी स्टूडेंट्स की जान खतरे में आ सकती है। और वैसे भी देव, ये कहकर विराट ने देव की आंखों में देखकर कहा, हम लोग तो पहले ही सोच रहे थे कि इस जलन भरे खस्ता हालत गुणट हॉस्टल में बाहर निकलेंगे। हम सोच रहे थे कि बाहर शहर में कोई सस्ता सा रूम रेंट पर ले लेंगे। आखिर तूने कल ही तो कहा था कि तुझे एक नई जॉब मिल गई है। अब हम तीनों भाई एक साथ आज़ादी से किसी अच्छे कमरे में रहेंगे। यहाँ के इस जेल खाने से तो हमें वैसे भी आज़ादी चाहिए थी। रियांश और विराट की इन बातों में जो पॉजिटिविटी, जो समझदारी और जो एक दूसरे के प्रति प्यार था, उसने देव के अंदर के उस भयंकर गुस्से को एक ही पल में पिघला दिया था। ये दोस्त इतने घायल होने के बावजूद, बेघर होने के बावजूद, ना तो रो रहे थे, ना ही किसी से शिकायत कर रहे थे। वो बस देव का साथ देना चाहते थे। अपने दोस्तों की ये बातें सुनकर देव की वो लाल आंखें नॉर्मल हो गई। उसके होठों पर एक रहस्यमयी चौड़ी और गर्व भरी मुस्कान आ गई। देव ने मन ही मन सोचकर एक हल्की सी हंसी हंसकर कहा, रूम रेंट पर लेंगे? इन पागलों को क्या पता कि इनका एक दोस्त अब कोई पार्ट टाइम जॉब वाला वेटर नहीं। वार्डन, तूने आज मेरे दोस्तों को खस्ता हालात हॉस्टल से बाहर निकाला है ना? तो देख, मैं अपने भाइयों को ऐसे महल में रखूंगा जिसके बाहर खड़े होने की तेरी औकात भी नहीं होगी। देव के दिमाग में तुरंत एक मास्टर प्लान बन गया। द ओशियन एस्टेट में उसका विला नंबर 1 था ही, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वो डायमंड क्लास सोसाइटी में ही अपने इन दोस्तों के लिए एक आलीशान विला खरीदेगा, ताकि उसके भाई भी उस शानो शौकत में जिएं जिससे वो उसके असली हकदार हैं। देव ने रियांश और विराट के कंधों पर अपना हाथ रखा, बहुत ही प्यार से कहा, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाइयों। ये जगह अब हमारे लायक बची नहीं। हम यहाँ से बहुत बेहतर जगह जाएंगे। ये कहकर देव ने मुड़कर उस डरे हुए वार्डन की तरफ देखा। अब देव की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी तरस खाने वाली नजर थी जो किसी भिखारी को दी जाती है। तभी देव ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, अपने इस घटिया हॉस्टल को अपने पास रखो वार्डन। आज तुमने जिन्हें बाहर निकाला है, एक दिन तुम उनके दरवाजे पर नौकरी मांगने आओगे। ये कहकर देव ने खुद आगे बढ़कर अपने दोस्तों के पुराने बैग उठाए और मुड़कर कैब ड्राइवर से कहा, भाई डिग्गी खोलो। बैग डिग्गी में रखने के बाद रियांश और विराट को बड़ा ही सम्मान के साथ कैब में बिठाया। तभी कैब ड्राइवर ने देव से पूछा, सर अब कहाँ चलना है? आगे से देव ने आवाज में गजब का कॉन्फिडेंस भरकर कहा, डायमंड क्लास सोसाइटी, विशाखापट्टनम। उसके बाद सुनते ही ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और कैब उस मनहूस हॉस्टल को पीछे छोड़कर उस शहर के सबसे अमीर इलाके की तरफ दौड़ रही थी। रियांश और विराट पिछली सीट पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने डायमंड क्लास सोसाइटी का नाम सुना तो वह हैरान रह गए। रियांश ने अपना सूजा हुआ मुंह खोलकर पूछा, भाई देव, डायमंड क्लास क्यों जा रहे हैं हम? वो शहर का सबसे महंगा और वीवीआईपी इलाका है। वहां तो रेंट पर भी एक कमरा हमारे बजट के 100 गुना ज्यादा महंगा होगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से देव ने आगे की सीट से मुड़कर पीछे देखा और उसने बहुत ही शरारती मुस्कान के साथ आंख मारकर कहा, अरे बजट की टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा है ना कि कल रात मुझे एक बहुत बड़े अमीर रेस्टोरेंट में काम मिल गया। मेरे बॉस ने मुझे वहीं पास में रहने के लिए जगह दी है। तुम लोग शांति से बैठो और आराम करो। आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आगे से रियांश और विराट इस बात से बड़े खुश थे कि उसके दोस्त की तरक्की हो रही है। उन्होंने दर्द में भी राहत की सांस ली और आंखें बंद कर ली। लेकिन देव की आंखें अब भी बेचैन थी। उसकी नजरें कैब की खिड़की से बाहर सड़कों पर टिक गई थी, लेकिन उसका दिमाग द ओशियन एस्टेट के उस विशाल हॉल में पहुंच चुका था। देव के दिल ने एक बार फिर उसी के नाम की धड़कन ली। उसने मन ही मन में खुद से कहा, सुने ना, मैं सुबह 7 बजे पागलों की तरह नंगे पैर विला से निकला था। अब दोपहर के 2 बज चुके हैं।
मेरा फ़ोन भी नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं ठीक हूं और मेरे दोस्त भी बिल्कुल ठीक हैं। वो बेचारी वहां कितनी टेंशन में हो गई। उसने तो शायद सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। भगवान करे कि वो ठीक हो। देव की इस व्याकुलता का कोई अंत नहीं था। वो बस चाहता था कि कैब के पहिए तेजी से घूमे और जल्दी से जल्दी अपने विला पहुंचकर सुनैना को गले लगा ले। उसे बता दे कि अब कोई खतरा नहीं है। डायमंड क्लास सोसाइटी की उन चौड़ी और शांत सड़कों के ऊपर कैब बहुत ही धीमी और आरामदायक गति से आगे बढ़ रही थी। विशाखापट्टनम की उन चिलचिलाती दोपहर में वीवीआईपी इलाके के अंदर की हवाओं में अलग ही ठंडक और सुकून था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे लगे ताड़ के पेड़ और खिले हुए विदेशी फूलों की क्यारियां इस बात की गवाही दे रही थी कि इलाका शहर की बाकी दुनिया से कितना अलग है। कैब की पिछली सीट पर बैठे रियांश और विराट अपने दर्द करते हुए पसलियों और सूजी हुई आंखों के बावजूद खिड़की से बाहर का नजारा देखकर पूरी तरह से दंग थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने आलीशान विला और इतनी महंगी गाड़ियां सिर्फ फिल्मों में देखी थी, लेकिन उनकी आंखें अचरज से फटी हुई थी। रियांश ने अपनी पट्टी बंधी हुई गर्दन को बड़ी ही मुश्किल से घुमाकर आगे की सीट से पीछे की बैठे देव से पूछा, भाई देव, ये हम कहाँ आ गए? ये तो डायमंड क्लास सोसाइटी है ना? यहाँ तो शहर के सबसे बड़े करोड़पति मंत्री रहते हैं। तेरा वो नया बॉस तुझे यहाँ इस जगह पर कैसे रख सकता है? उसकी बात सुनकर आगे से विराट ने खांस कर हामी भरकर कहा, हाँ देव, ये जगह तो किसी जन्नत से कम नहीं लग रही। मुझे तो डर लग रहा है कि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हमें इस फटे हाल और इन खून से कपड़े सनों में देखकर कहीं अंदर आने से न रोक दे। देव, जो आगे वाले सीट पर बैठा था, उसने पीछे मुड़कर अपने दोस्तों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी और रहस्यमय मुस्कान थी। अब उसे अपने दोस्तों से कोई झूठ नहीं बोलना था, लेकिन उन्हें अचानक से 15 करोड़ के विला का सच बताकर उनके दिमाग पर वो जोर भी नहीं डालना चाहता था। देव ने बहुत ही ठंडे और आश्वस्त करने वाले लहजे में कहा, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने कहा ना, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। ये जगह जितनी खूबसूरत और बाहर से दिखती है, अंदर से ये उससे भी ज्यादा महफूज है। आज के बाद तुम्हें कभी उस सीलन भरे हॉस्टल की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। तभी कैब आखिरकार विला नंबर ओशियन एस्टेट के उस विशाल और भव्य लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। बाहर खड़े वो काले सूट वाले भारी भरकम बाउंसर्स, जो देव के ऑर्डर पर सुबह ही विला की सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे थे, उन्होंने जैसे ही देव को कैब में देखा, वो तुरंत अलर्ट हो गए। उन्होंने फुर्ती से विला के विशाल गेट खोल दिए। तभी कैब विला के अंदरूनी पोर्च में दाखिल हुई और वहां शानदार इटालियन मार्बल से बनी सीढ़ियों के ठीक सामने जाकर रुक गई। रियांश और विराट ने जब गाड़ी की खिड़की से उस 3 मंजिला सफेद और नीले कांच से बने उस महल जैसे विला को देखा, तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। सामने समंदर की लहरें इस तरह आवाज कर रही थी जैसे विला के पैरों को चूम रही हो। तब विराट ने हैरान होकर कहा, बाप रे बाप। विराट के मुंह से बस ये शब्द निकले। तभी देव ने जल्दी से कैब का दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसने कैब ड्राइवर को पेमेंट की और फिर तुरंत पीछे का दरवाजा खोलकर अपने दोनों दोस्तों को बड़ी सावधानी से बाहर निकाला। तभी दो बाउंसर्स तुरंत देव की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने रियांश और विराट को अपनी मजबूत कंधों का सहारा दे दिया। तभी देव ने सीढ़ियों की तरफ बढ़कर कहा, आराम से भाइयों, आराम से। लेकिन देव का दिल इस वक्त बाहर की खूबसूरती में नहीं, विला के अंदर मौजूद उस इंसान के लिए धड़क रहा था जो सुबह से उसकी जान की फिक्र में अपनी सांसें अटकाए बैठी थी। विला के अंदर का नजारा बड़ा ही शांत और बिल्कुल उल्टा था। उस विशाल एयर कंडीशनड और करोड़ों के झूमर वाले हॉल के अंदर बहुत ही बेचैन कर देने वाला सन्नाटा और खौफ पसरा था। सुनैना की हालात बिना किसी मछली के जैसी पानी के हो गई थी। सुबह के 7 बजे जब देव नंगे पैर पागलों की तरह बदहवास होकर विला से दरवाजे से बाहर भागा था, तब से लेकर अब तक दोपहर के 2 बज चुके थे। पूरे 7 घंटे बीत चुके थे। इन 7 घंटों का एक एक पल का लिए सुनैना के लिए 7 जन्मों से भी ज्यादा भारी गुजर गया था। सुनैना ने ना तो सुबह से पानी की एक बूंद पी और ना ही उसने कुछ खाया। वो उस विशाल इटालियन मार्बल के फर्श पर नंगे पैर इधर से उधर, एक कोने में दूसरे कोने तक चक्कर काट रही थी। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो बार बार अपने दुपट्टे से पोंछ रही थी। उसने मन ही मन में सोचा,
कहाँ रह गया देव? क्या हुआ उसके साथ? वो बड़े खूंखार होंगे। अगर उन्होंने देव को कुछ कर दिया तो? सुनैना के दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहे थे। उसे कल रात वाले वह हथियार बंद गुंडे और भैरव का वो डरावना चेहरा याद आ रहा था। उसने देव का फोन, जो कि देव जल्दबाजी में बिस्तर पर भूल गया था, अपने हाथों में कसकर पकड़ा हुआ था और वो फोन को बार बार देख रही थी, इस उम्मीद से कि शायद देव किसी दूसरे नंबर से कॉल कर ले। लेकिन फोन की वो काली स्क्रीन उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। हॉल के बीचों बीच रखे उस बड़े महंगे और मखमली सोफे पर सुनैना की माँ बैठी थी। उनके हाथों में भगवान की एक छोटी सी मूर्ति थी। वो लगातार आंख बंद करके देव की सलामती की दुआ मांग रही थी। अपनी बेटी को इस पागलों की तरह चक्कर काटता और रोता हुआ देखकर उनका भी दिल बैठा जा रहा था। तभी सुनैना की माँ ने बहुत ही प्यार और दुलार भरी आवाज में अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करके कहा, रुक जा मेरी बच्ची, ऐसे चक्कर काटने से क्या होगा, बैठ जा थोड़ी देर। उनकी ये बात सुनकर आगे से सुनैना ने रूंधे हुए गले से कहा, कैसे बैठ जाऊं माँ? आपको पता है वो जोगिंदर के आदमी कितने खतरनाक है। वो जान से मार देते हैं माँ। देव सुबह नंगे पैर पागलों की तरह यहाँ से गया था। उसके पास न कोई हथियार था, न कोई बाउंसर। वो अकेला उन गुंडों से लड़ने गया अपने दोस्तों के लिए। अगर उसे कुछ हो गया माँ, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुनैना फूट फूट कर रोने लगी और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और अपने दोनों हाथों पर अपना चेहरा छुपा लिया। तभी उसकी माँ उठी और जल्दी से अपनी बेटी के पास आकर अपने गले लगा लिया। उन्होंने सुनैना के सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरा। माँ ने उसे हिम्मत देकर कहा, पागल लड़की, तू ऐसे क्यों रो रही है? तूने कल रात नहीं देखा कि देव ने अकेले उन 6 गुंडों को धूल चटा दी? वो कोई आम लड़का नहीं मेरी बच्ची। उसके अंदर शेर की ताकत है। वो बहुत बहादुर है। इस दुनिया में कोई भी ताकत, कोई भी गुंडा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपने दोस्तों को बचाकर बिल्कुल सही सलामत वापस आएगा। थोड़ी हिम्मत तो उसे इन बातों से मिल रही थी, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों से देव को सुरक्षित नहीं देख लेती, उसके दिल की धड़कनें शांत नहीं होने वाली थी। तभी विला के उस भारी और महोगनी की लकड़ी के बने मेन गेट पर एक आहट हुई। दरवाजा खुलने की वो हल्की सी आवाज उस सन्नाटे के भरे हॉल में किसी तोप की आवाज की तरह गूंजी। सुनैना का दिल एक झटके में उछलकर उसके गले में आ गया। वो तुरंत अपनी माँ के बाहों से अलग हुई और उसके अपने आंसुओं से भरी आंखें दरवाजे की तरफ घुमाई। दरवाजे पर धूप की तेज रोशनी के बीच एक साया खड़ा था। वो देव था। देव के बाल बिखरे हुए थे। उसके टी शर्ट पर रियांश और विराट का वो सूखा हुआ खून लगा था। वो अभी नंगे पैर ही था, लेकिन वो बिल्कुल सही सलामत था। वो अपने पैरों पर खड़ा था और उसकी सांसें बिल्कुल शांत थी। सुनैना के लिए वो पल ऐसा था जैसे किसी ने उसे उसकी उखड़ती हुई सांसें वापस लौटा दी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसने न कोई सवाल पूछा और न ही कुछ सोचा। उसने चिल्लाकर कहा, देव। सुनैना के मुंह से एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन खुशी से भरी हुई चीख निकली। वो अपनी जगह से उठी और पागलों की तरह अपने उस लंबे दुपट्टे की परवाह किए बिना फर्श पर नंगे पैर दौड़ती हुई सीधे दरवाजे की तरफ भागी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा से उसके बाल पीछे की तरफ उड़ रहे थे। देव अभी अंदर दाखिल हुआ ही था कि दरवाजा बंद कर रहा था। अचानक सुनैना किसी आंधी की तरह आई और उसने अपने दोनों हाथों से देव के गले में अपनी बाहें डाल दी। सुनैना ने देव को इतनी जोर से, इतनी मजबूती से और इतने बेतहाशा प्यार से अपने गले लगाया, जैसे अगर वो उसे छोड़ देगी तो देव गायब हो जाएगा। सुनैना का सिर देव के चौड़े सीने में छुपा हुआ था और वो बच्चों की तरह फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी थी। देव ने बहुत ही भारी और जज्बाती आवाज में फुसफुसा कर कहा, रो मत मेरी जान, मैं आ गया हूँ। देव ने भी अपने दोनों मजबूत हाथों से सुनैना के कमर को थाम लिया और उसे अपने सीने में पूरी तरह से चिपका लिया। सुनैना के वो गर्म आंसू देव की टी शर्ट को भिगो रहे थे। देव को सुनैना के लिए दिल की वो बेतहाशा तेज धड़कनें अपने सीने के अंदर महसूस हो रही थी। सुनैना ने सिसक कर कहा, तुम कहाँ चले गए थे देव? मैं यहाँ तड़प रही थी। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे लगा कि वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम मुझे अपना फोन भी नहीं देकर गए। मैं पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही थी देव। सुनैना सुबह कर रोकर हिचकियां लेकर देव के सीने में मुंह छुपाए हुए बोल रही थी। सुनैना इन लफ्जों में जो बेबसी और प्यार देख रही थी, उसने उस खूंखार देव की आंखों में एक आंसू ला दिया। जिस लड़के ने कुछ घंटे पहले 25 गुंडों की हड्डियां बिना किसी रहम के तोड़ दी, आज वो इस लड़की के आंखों
आंसुओं के सामने पूरी तरह कमजोर पड़ गया था। देव ने अपना एक हाथ सुनैना की कमर पर रखा और दूसरे हाथ से बहुत ही कोमलता से सुनैना के सिर और बालों में हाथ फेरने लगा। देव ने उसके कानों के पास बहुत ही मखमली आवाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुनैना, देखो मुझे एक भी खरोंच नहीं आई। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मैं जिंदा हूँ दुनिया की कोई ताकत तुम से मुझे दूर नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो, मैं बिना बताए इस तरह चला गया। मेरा फोन वहां कबाड़ खाने में गुंडों से लड़ते वक्त कहीं गिर गया, इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। देव ने धीरे से सुनैना को अपने सीने से लगा लिया और उसने अपने दोनों हाथों से सुनैना के आंसुओं से भीगे उस चांद जैसे चेहरे को पकड़ा। उसने अपने अंगूठे से उसका वो गर्म आंसू पोंछे। देव ने एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, अब रोना बंद करो मेरी पार्टनर, मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूँ। मैंने अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को मौत के मुंह से निकाल लिया है, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। सुनैना ने सुबह कर हम हामी भरी। उसकी आंखों में अब एक गजब की चमक आई। तभी हॉल के अंदर सीढ़ियों से होते हुए दो बाउंसर्स अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने रियांश और विराट को अपने कंधों का सहारा दे दिया था। सुनैना की नजर जैसे ही देव के पीछे खड़े उन दोनों लड़कों पर पड़ी, उसकी आंखें एक बार फिर से डर और हैरानी की तरह से खुल गई थी। रियांश के सिर पर वो सफेद रंग की मोटी पट्टी बंधी थी, जिसमें से हल्का हल्का लाल रंग छलक रहा था। उसकी एक आंख पूरी तरह से सूज कर नीली पड़ चुकी थी, होठ फट गए थे। विराट की हालत भी ऐसी ही थी। वो दर्द में थोड़ा झुका हुआ था और उसके चेहरे पर कई जगह कट के निशान थे। इन दोनों को इस खौफनाक और लहूलुहान हालत में देखकर सुनैना के मुंह से एक चीख निकल गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। सुनैना ने कांपते हुई आवाज में घबरा कर पूछा, हे भगवान, देव, ये इनको इनको इतनी बुरी तरह से चोट कैसे लगी? किसने ये इनकी हालत की? सुनैना की माँ भी दौड़कर उनके पास आ चुकी थी। उन बच्चों के ये हालात देखकर एक माँ का दिल पसीज गया और देव का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में वो खौफनाक आग फिर से आ गई। देव ने रियांश और विराट की तरफ देखकर बहुत ही भारी आवाज में कहा, ये वो लोग हैं सुनैना, जिनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। भैरव और जोगिंदर के गुंडे कल रात हमारे हॉस्टल में घुस आए थे। उन्होंने पूरे हॉस्टल्स में मौत का नंगा नाच किया। वो मुझे ढूंढ रहे थे। जब मैं नहीं मिला तो उन कुत्तों ने मेरे इन दो भाइयों को उठा लिया। उन्होंने इन्हें बुरी तरह से पीटा, इनके सिर पर रोड मारी, लेकिन पता है क्यों? देव की आवाज में गजब का फक्र था और उसने आगे कहा, क्योंकि इन दोनों ने उन गुंडों की पिस्तौल अपने सिर पर होने के बावजूद मेरा पता नहीं बताया। ये मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार थे सुनैना। अगर मेरी आंख थोड़ी सी भी लेट खुलती तो शायद भैरव इन दोनों को मार डालता। सुनैना उसकी ये बात सुनकर पूरी तरह से सुन पड़ गई। उसे समझ आ गया था कि ये दोनों लड़के देव के लिए क्या अहमियत रखते हैं। रियांश ने अपनी सूजी हुई आंखों से सुनैना को देखा। वो अपनी दर्द भरी हालात में भी मजाकिया फितरत में बाज नहीं आया। उसने खांस कर बड़ी ही मुश्किल से मुस्कुरा कर कहा, तो आप हैं वो मशहूर सुनैना भाभी, जिसके लिए हमारे इस देव भाई ने पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला कर रख दिया? भाभी, ये शब्द सुनकर सुनैना का चेहरा आंसुओं के बीच से पूरी तरह से लाल हो गया और शर्म से पानी पानी हो गई। तभी देव ने भी हंसकर रियांश को हल्की सी डांट लगाकर कहा, अरे चुप कर बे गधे, तेरा सिर फूट गया है लेकिन तेरी जुबान अभी भी वैसी ही चल रही है। तभी विराट ने मुस्कुराकर सुनैना की तरफ हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते भाभी जी, ये देव भाई बड़ा खुशकिस्मत है जो आप जैसी पार्टनर मिली। उनकी ये बात सुनकर सुनैना ने तुरंत आगे बढ़कर उन दोनों के सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरा, जैसे वो कोई बड़ी बहन हो। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों बहुत बहादुर हो। देव ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। अब तुम दोनों इस घर में हमारे साथ रहोगे। वहीं देव जानता था उसके दोस्त इस वक्त सबसे ज्यादा आराम और मेडिकल केयर की जरूरत है। उसने तुरंत विला के महंगे यूनिफॉर्म पहने हुए नौकर, जिन्हें मनीष ने विला में रख रखाव के लिए रखा था, उनको आवाज दी। देव ने उनको जल्दी से ऑर्डर देकर कहा, रमेश, राजू, जल्दी इधर आओ। ऊपर फर्स्ट फ्लोर का वो सबसे बड़ा सी फेसिंग गेस्ट रूम, उसे तुरंत तैयार करो। एसी का टेम्परेचर नॉर्मल करो और बिस्तर पर सबसे मुलायम गद्दे लगाओ। ये दोनों आज से उसी कमरे में रहेंगे। उसकी ये बात सुनकर आगे से नौकरों ने सिर हिलाया और ऊपर भाग गए। देव और बाउंसर्स ने मिलकर रियांश और विराट को बड़े ही सावधानी से सीढ़ियां चढ़ाई और उसे एक आलीशान और विशाल गेस्ट रूम में ले गया। जब रियांश और विराट ने वो कमरा देखा तो उन्होंने आधा दर्द भूल गया था।
कमरे की भव्यता देखने लगे। कमरे में लगी वो बड़ी टीवी स्क्रीन, वो मखमली कालीन और किंग साइज बेड, ये उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। देव ने बहुत ही प्यार से दोनों को बिस्तर पर लेटाया और उनके ऊपर चादर उड़ाकर कहा, तुम दोनों यहाँ आराम करो, कोई भी जरूरत हो तो इस बेड के पास लगी घंटी बजा देना, नौकर हाजिर हो जाएंगे। सुनैना भी पीछे पीछे आई थी। उसने बड़ी ही फिक्र जताकर कहा, देव, इन दोनों ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। हॉस्पिटल की दवाइयों की वजह से इनका पेट खाली होगा। इन्हें तुरंत कुछ हल्का और ताकतवर खाने को चाहिए। देव ने मुस्कुराकर सुनैना की तरफ देखकर कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये कहते हुए देव ने तुरंत नौकरों को इंटरकॉम पर कॉल किया और उनको ऑर्डर देकर कहा, शेफ से कहो कि तुरंत हॉट एंड सॉर चिकन सूप और बहुत ही हल्का उबला हुआ खाना तैयार करें। इसमें कोई मसाले नहीं होने चाहिए। ये खाना सीधा इस कमरे में आना चाहिए। कुछ ही मिनटों में नौकरों ने चांदी के ट्रे में लजीज गर्मा गर्म सूप लाकर रियांश और विराट को परोसा। सुनैना ने खुद अपने हाथों से दोनों को सूप पिलाने में मदद की। तभी रियांश ने सूप का बाउल खाली करके कहा, कसम से देव, ये सूप पीकर ऐसा लग रहा है जैसे आधी जान वापस आ गई। उसकी ये बात सुनकर आगे से देव ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम दोनों आंखें बंद करो और सो जाओ। शाम को मैं तुम्हें चेक करूंगा। इसके बाद देव और सुनैना उस कमरे से बाहर निकल आए। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और दोपहर के करीब 3 बज चुके थे। देव को बड़ी तेज भूख लगी थी। सुबह की उस अंधी दौड़, कबाड़ खाने की उस भयंकर लड़ाई और हॉस्पिटल के चक्करों ने उसकी सारी एनर्जी खींच ली थी। नीचे डाइनिंग हॉल में सुनैना की माँ पहले से उन दोनों का इंतजार कर रही थी। वो विशाल डाइनिंग टेबल, जो बड़ी ही शानदार कांच और लकड़ी की बनी थी, उस पर आज दोपहर का खाना परोसा गया था। खाने में बड़े स्वादिष्ट उत्तर भारतीय व्यंजन थे। पनीर, लबाबदार दाल मखनी, तंदूरी रोटी, जीरा राइस और रायता। देव सुनैना और उसकी माँ के साथ टेबल पर बैठे। सुनैना ने अपने हाथों से देव की प्लेट में खाना परोसा। आज देव को खाना दुनिया के सबसे स्वादिष्ट खाना लग रहा था, क्योंकि वो खाना आज उसने अपनी आज़ादी, अपनी जीत और अपने प्यार के साथ खाने को मिला था। तभी सुनैना की माँ ने देव की तरफ देखकर बड़े ही फिक्र से पूछा, बेटा, अब सब ठीक तो है ना? वो गुंडे, वो जोगिंदर के आदमी, क्या वो फिर से तुम्हें या तुम्हारे दोस्तों को परेशान तो नहीं करेंगे? आगे से देव ने एक रोटी का निवाला खाया और बहुत ही शांत और गहरी आवाज में कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए आंटी जी। वो गुंडे जो आज मेरे दोस्तों को उठाकर लेकर गए थे, अब शायद कई महीनों तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। मैंने उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया है। और जहां तक बात जोगिंदर की है, तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो अपने बिल में छुपा बैठा है। उसे समझ आ गया कि उसने किससे पंगा लिया। आप घर पर आराम से रहिए, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुनैना ने देव की आंखों में उज्ज्वला देखी। वो जानती थी कि जो देव कहता है वो करता है। उसने अपना हाथ मेज के नीचे से धीरे से आगे बढ़ाया, देव के हाथ को पकड़ लिया। देव ने भी सुनैना की उंगलियों को बहुत ही प्यार से दबा दिया और एक ऐसा अनकहा एहसास था जो उन्होंने एक दूसरे की ताकत का एहसास दिला रहा था। लंच खत्म होने के बाद देव ने गहरी सांस ली। तभी देव ने अपने हाथ पहुंचे और कहा, बहुत हो गया गुंडों और अंडरवर्ल्ड का ड्रामा। अब हमें वापस अपने असली मकसद पर लौटना है। ये कहकर देव ने सुनैना की तरफ देखा और उसकी आंखों में गजब की चमक आ गई। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, सुनैना, आज सुबह हम जिस काम के लिए द ग्लास हाउस जाने वाले थे वो अधूरा रह गया। आकृति मल्होत्रा और उसकी टीम हमारा इंतजार कर रही है। हमें अपने रेस्टोरेंट सुदेव का इंटीरियर और उसका किचन सेटअप, उसका मेन्यू डिजाइन करना है। मैं चाहता हूं कि हम आज ही वो जाकर काम शुरू करें। सुनैना के चेहरे पर एक बड़ी खुशी और जोश भरी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ देव, मैं भी उसी का इंतजार कर रही थी। मैं तैयार हूँ। तभी सुनैना की माँ ने उन दोनों को आशीर्वाद देकर कहा, जाओ बच्चों, अपने उस नए सपने को पूरा करो, भगवान तुम्हारे साथ है। इसके बाद देव और सुनैना विला से बाहर निकले। बाउंसर्स ने तुरंत उनकी काली मर्सिडीज का दरवाजा खोला। दोनों अंदर बैठे और गाड़ियों का काफिला एक बार फिर डायमंड क्लास सोसाइटी से बाहर निकलकर सरीपुरम की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में सुनैना ने देव के कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुनैना ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता देव। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। आगे से देव ने सुनैना के सिर पर अपना सिर टिकाकर कहा, और मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को झुका सकता हूँ सुनैना। जब उनकी गाड़ी सरीपुरम के उस वीआईपी चौराहे पर पहुंची,
तो ग्लास हाउस का नज़ारा और भी ज़्यादा भव्य लग रहा था। दोपहर की उस तेज धूप में वो पूरी तरह शीशे से बनी इमारत हीरे की तरह चमक रही थी। आकृति मल्होत्रा और उनकी टीम अभी भी फुल स्पीड में काम कर रही थी। ग्राउंड फ्लोर के उस ओपन एयर किचन का ढांचा खड़ा होना शुरू हो गया था, जिसे सुनैना ने कल शाम डिजाइन किया था। जैसे ही देव और सुनैना ने अंदर कदम रखा, आकृति तुरंत उनके पास आई। आकृति ने बड़े ही प्रोफेशनल मुस्कान के साथ कहा, वेलकम बैक मिस्टर देवांशु, मिस्टर सुनैना। हमने किचन का फ्रेम तैयार कर लिया है। आप लोग आ गए हैं तो हम इसके रंग और टेक्सचर्स को फाइनल कर सकते हैं। सुनैना ने देव की तरफ देखा। देव ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। तभी सुनैना ने एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस ब्लूप्रिंट को अपने हाथ में लिया। आकृति के साथ डिजाइन की बारीकियों पर चर्चा करने लगी। वो बता रही थी कि कहाँ गैस स्टोव होगा, कहाँ ओवन होगा और कहाँ से कस्टमर को ताजे खाने की महक आएगी। देव बस कुछ कदम पीछे खड़ा रहा, अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे, अपनी सुनैना को एक बहुत ही सफल बिजनेस वुमेन की तरह काम करते हुए देख रहा था। तभी सुनैना ने ब्लूप्रिंट पर अपनी उंगली रखकर बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा, आकृति जी, यहाँ जो तंदूर का सेक्शन है उसे थोड़ा और शीशे के करीब रखिए। जब यहाँ से मक्खन और मसालों की खुशबू बाहर जाएगी, जो लोग तुरंत पार्किंग में होंगे, सड़क से गुजर रहे होंगे, वो भी एक बार अंदर आने पर मजबूर हो जाएंगे। और हाँ, वेंटिलेशन का ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि किचन का धुआं कस्टमर्स की आंखों में न लगे, बल्कि उनकी सिर्फ एक मीठी सी महक पूरे हॉल में तैरती रहे। आकृति मल्होत्रा, जो डिजाइन की दुनिया में बेताज बादशाह मानी जाती थी, वो भी सुनैना की इन बारीकियों को देखकर दंग थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैम, आपका विजन सच में कमाल का है। मैं वादा करती हूँ सुदेव का ये किचन पूरे साउथ इंडिया का सबसे बेहतरीन और हाईटेक ओपन किचन होगा। देव कुछ कदम दूर खड़ा अपने हाथों को सीने पर बांधे सुनैना के इस तरह देख रहा था। वो लड़की जो कल तक चिलचिलाती धूप में ठेले पर पसीना बहा रही थी, जिसे अमीर लड़कियां भिखारिन कहकर जलील करती थी, आज वो करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर अपनी उंगलियां नचा रही थी। देव को लग रहा था कि महादेव ने उसे जो दौलत दी, वो आज पूरी तरह से वसूल हो गई। करीब 2 घंटे तक डिजाइन, रंग और इंटीरियर पर चर्चा करने के बाद जब सब कुछ फाइनल हो गया तो सुनैना ने गहरी सांस ली और देव की तरफ मुड़ गई। देव धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। देव ने सुनैना की तारीफ करके कहा, कमाल कर दिया पार्टनर। तुम्हारी इस प्लानिंग को देखकर मुझे यकीन हो गया कि सुदेव को आगे 5 स्टार होटल्स भी पानी भरेंगे। उसकी ये बारी ये तारीफ सुनकर सुनैना शर्म से बिल्कुल मुस्कुराई और उसने अपने बालों की लट को कान के पीछे किया। तभी देव की नजर अचानक खुद के कपड़ों पर फिर सुनैना पर गई। देव ने अभी वही कल वाली पुरानी नीली जींस और टी शर्ट पहनी थी। सुबह कबाड़ खाने में 25 खूंखार गुंडों से लड़ने की वजह से उसकी टी शर्ट कई जगह से खिंच गई थी। उस पर धूल, ग्रीस, गुंडों के खून के कुछ गहरे छींटे लगे थे। वो नंगे पैर ही था और उसके पैरों पर कीचड़ और मिट्टी भी जमी थी। वहीं सुनैना ने पीच रंग का डिजाइनर सूट तो पहना था, जो देव ने मंगवाया था, लेकिन उसके पास कोई ढंग का बैग, जूते, एसेसरीज नहीं थी। देव ने मन ही मन सोचा, मैं 15 करोड़ की विला का मालिक हूँ, 12 करोड़ के रेस्टोरेंट का काम करवा चुका हूँ। मैंने इस शहर के सबसे बड़े माफिया जोगिंदर को खुली चुनौती दी, लेकिन मेरा हुलिया अभी फटीचर देव जैसा ही है। दुनिया जो देखती है उस पर यकीन करती है। अगर मुझे शहर के रईस, नेता और बिजनेसमैन को बीच उठना बैठना है, अगर मुझे सुदेव के मालिक के तौर पर एक रुतबा कायम करना है, तो मुझे अपने इस पुराने अक्स को हमेशा के लिए जलाना होगा। मुझे और सुनैना को अब क्लास और ब्रांड पहनना होगा, ताकि कोई हमें कमजोर समझने की भूल ना करे। इसके अलावा देव ने एक और बड़ी जरूरी चीज याद लेकर देव ने खुद से कहा, मेरा फोन कबाड़खाने में लड़ाई के दौरान टूट गया था। एक करोड़पति बिजनेसमैन बिना एक हाईटेक स्मार्टफोन के कैसे चल सकता है? उसे अपने दोस्तों का बाउंसर्स कर सुदेव का काम अपडेट रखने के लिए एक फोन की जरूरत थी। देव ने सुनैना का हाथ पकड़ा और उसे साइड में ले जाकर कहा, सुनैना, आज के लिए यहाँ का काम काफी है। आकृति जी और उनकी टीम अच्छा काम कर रही है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी सुनैना ने पलके फड़फड़ा कर कहा, कहाँ जाना है देव? वापस विला? उसकी बात सुनकर देव ने कहा, नहीं, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। तभी सुनैना ने हैरानी से कहा, शॉपिंग? लेकिन क्यों? मेरे पास तो अच्छे कपड़े हैं, तुमने ही तो आज सुबह ये सूट मंगवा दिया था। उसकी ये बात सुनकर आगे से देव ने समझा कर कहा, हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक सूट है सुनैना। अब तुम ठेले वाले नहीं हो, तुम विशाखापट्टनम के सबसे बड़े रेस्टोरेंट सुदेव की मालकिन हो। तुम्हारा एक रुतबा है,
तुम्हें आने वाले दिनों में बड़े बड़े वेंडर्स, शेफ्स और शहर के वीआईपी लोगों से मीटिंग्स करनी होंगी। तुम उन मीटिंग्स में ऐसे साधारण बनकर नहीं जा सकती। तुम्हें वो कपड़े, वो अंदाज अपनाना होगा जो तुम्हारी उस नई पहचान से मेल खाता हो, और मुझे भी। ये कहकर देव ने अपने खून से सने कपड़ों की तरफ इशारा करके कहा, अपने इस फटीचर वाले रूप को हमेशा के लिए आज़ादी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, मेरा फोन गिर गया है, मुझे एक नया फोन भी लेना है। वहीं सुनैना अभी भी मिडिल क्लास सोच में फंसी हुई थी। उसने झिझक कर कहा, लेकिन देव, मॉल्स में तो महंगे कपड़े मिलते हैं, हजारों रुपए की एक ड्रेस आती है। हम फालतू में इतने पैसे क्यों बर्बाद करें? हम किसी नॉर्मल मार्केट या फिर किसी सेल से कपड़े ले सकते हैं। देव को सुनैना का भोलापन बड़ा प्यारा लगा। उसने सुनैना की नाक को हल्के से खींच कर कहा, पार्टनर, जो इंसान कैश में 12 करोड़ का बिल्डिंग खरीद सकता है, उसके लिए कुछ लाख रुपए के कपड़े क्या अहमियत रखते हैं? और तुम भूल गई हो, हम पैसे बर्बाद नहीं कर रहे, हम अपने रुतबे पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कोई बहस नहीं, चलो चलें। ये कहते हुए देव ने बाउंसर्स कमांडर का इशारा किया। गाड़ियां तुरंत गेट पर लग गई। देव और सुनैना अपनी मर्सिडीज में बैठे और देव ने ड्राइवर को ऑर्डर देकर कहा, विशाखापट्टनम के सबसे बड़े और प्रीमियम मॉल द एम्पायर मॉल चलो। द एम्पायर मॉल विशाखापट्टनम का सबसे नया, सबसे बड़ा, सबसे महंगा शॉपिंग डेस्टिनेशन था। देशी और विदेशी सबसे प्रीमियम ब्रांड्स के शोरूम, गुच्ची, अरमानी, जारा, लुई वितो, एप्पल, शहर के सिर्फ रईसजादे बड़े नेता, सेलिब्रिटीज यहाँ शॉपिंग करने आते थे। देव ने मर्सिडीज और उसके पीछे दो फॉर्च्यूनर गाड़ियों का काफिला मॉल के वीआईपी एंट्रेंस पर आकर रुका तो सिक्योरिटी गार्ड चौकन्ने हो गए। देव के बाउंसर्स ने फुर्ती से गाड़ियों से बाहर निकलकर मर्सिडीज को एक बाहर से घेरा बनाया और एक बाउंसर ने बड़े ही अदब से पीछे का दरवाजा खोला। पहले सुनैना बाहर निकली, फिर देव। मॉल के बाहर खड़े लोग, आम पब्लिक इस नज़ारे को देखकर हैरान थे। एक 10 भारी भरकम काले चश्मे वाले बाउंसर के बीच एक लड़का इलेक्ट्रिक की बाहर आ रहे थे। लेकिन जब दो लोग ने देव को देखा तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। बाउंसर्स का इतना बड़ा घेरा, करोड़ों की गाड़ियां, लेकिन बीच में जो लड़का, वो नंगे पैर है और उसके कपड़ों पर खून और धूल लगी है। वहीं मॉल के अंदर कदम रखते ही देव को मेंटल डोमिनेंस अपना काम करने लगा। देव के चलने के अंदाज में राजाओं वाली अकड़ थी, जो किसी भी फटे हाल कपड़े को भी एक नया फैशन स्टेटमेंट बना सकती थी। जो भी इंसान देव को घूरने की कोशिश करता, देव की एक ठंडी नजर उस इंसान पर अपनी आगे झुकाने को मजबूर कर देती। वहीं देव ने सुनैना का हाथ कसकर पकड़ा था और उसने अपनी चमक दमक, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, इतने मॉर्निंग लोग और कभी पहले नहीं देखे थे। सुनैना थोड़ी घबरा भी रही थी। तभी देव ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, रिलैक्स सुनैना, ये सब लोग हमारे लिए कुछ नहीं, तुम बस अपनी पसंद की चीजों पर ध्यान दो। सबसे पहले देव अपने बाउंसर्स के साथ एक एप्पल के शोरूम में गया। वहां पर और बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। जैसे देव अंदर गया, वहां के स्टाफ की नजर नंगे और गंदे पैरों पर गई। एक सेल्समैन अपनी जगह से उठा और थोड़ा झिझक कर, लेकिन एक बनावटी मुस्कान के साथ देव के पास आया। उसे लगा कि शायद किसी अमीर बाप का बेटा है जो किसी अजीब से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, या कोई गुंडा है। सेल्समैन ने उससे पूछा, वेलकम सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आगे से देव ने बिना किसी भूमिका के स्पाट आवाज में कहा, मुझे इस स्टोर का सबसे लेटेस्ट, सबसे महंगा और सबसे टॉप स्पेक फोन चाहिए। स्टोरेज फुल होनी चाहिए। आगे से सेल्समैन ने अपनी आईपैड स्क्रीन को चेक किया और कहा, सर, अभी हमारे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स का 1 TB टाइटेनियम ब्लैक कलर के उपलब्ध है। वो हमारा सबसे प्रीमियम डिवाइस है, लेकिन सर, उसकी कीमत 1,80,000 रुपये है। सेल्समैन ने थोड़ा जोर दिया, ये देखने के लिए कि कीमत सुनकर देव पीछे तो नहीं हट जाएगा। लेकिन आगे से देव के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। देव ने अपने बाउंसर्स कमांडर की तरफ देखा और जादुई स्टोरेज रिंग के कमाल को छुपाते हुए अपने जींस की जेब में हाथ डाला। पलक झपकते ही उसकी जेब में से गड्डी निकल आई। देव ने अपनी जेब से वो कड़क नोटों की गड्डी निकाली और स्टोर के कांच के काउंटर पर एक के बाद 4 गड्डियां रख दी। देव ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा, ये रहे 2 लाख कैश, बाकी के 20,000 का मुझे एक एप्पल वॉच और अल्ट्रा और एयरपोर्ट्स भी पैक कर दो। मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए बिलिंग में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर सेल्समैन का मुंह खुला रह गया। स्टोर के खड़े बाकी ग्राहक भी नजारा देखकर दंग रह गए। नंगे पैर वाला एक लड़का जो खून से सने कपड़ों में था, वो एप्पल स्टोर में ऐसे कैश फेंक रहा था जैसे वो सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहा हो।
सेल्समैन पसीने पसीने हो गया। उसने तुरंत कैश उठाकर बिलिंग शुरू करके कहा, जी जी बिल्कुल सर। 1 मिनट सर। तभी सुनैना ने देव की बांह पर हल्का चुटकी काटकर कहा, देव तुम ऐसे कैश क्यों निकाल कर दे रहे हो, लोग क्या सोचेंगे? वहीं आगे से देव ने सुनैना को आंख मारकर कहा, उन्हें सोचने दो कि मैं एक माफिया हूँ, मुझे तो बस अपना काम जल्दी करवाना है। तभी कुछ ही मिनटों में एक शानदार काले रंग के बैग में एक नया आईफोन 15 मैक्स प्रो और वॉच और एयरपोर्ट्स पैक होकर देव के हाथों में आ गए। देव ने वही स्टोर में खड़े होकर तुरंत अपने नए फोन में एक नया वीआईपी नंबर वाला सिम डाला और जो उसने मनीष से पहले ही मंगवा लिया था। फोन ऑन होते ही देश के सबसे पहला कॉल द ओशन एस्टेट के लैंडलाइन नंबर पर किया गया। तभी दूसरी तरफ से रियांश की कमजोर आवाज आई, हेलो कौन? उसकी ये बात सुनकर देव के चेहरे पर सुकून आया। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं हूँ रियांश, तेरा भाई देव, ये मेरा नया नंबर है। उसकी बात सुनकर देवांश से रियांश की आवाज में खुशी झलक आई। उसने खुश होकर कहा, अरे देव भाई तू कहाँ है? ये विला तो कसम से जन्नत है भाई। हम तो यहाँ राजाओं की तरह लेटे हैं, नौकर हमें सूप फल खिला रहे हैं। लेकिन तू कहाँ चला गया भाई अचानक? इधर से देव ने उससे कहा, मैं और सुनैना थोड़ा बाहर आए हैं, तुम लोग आराम करो, आंटी जी का ध्यान रखना। मैं शाम तक विला पहुंच जाऊंगा, अगर कोई परेशानी हो तो इसी नंबर पर कॉल करना। ये कहकर उसने फोन काट दिया। अब देव पूरी तरह से रिलैक्स था। उसके दोस्त महफूज थे। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सुनैना और अपने रूप को बदलने पर था। लेकिन क्या ये रूप बदलने के बाद देव बन पाएगा इस शहर का सबसे बड़ा खौफनाक बिजनेसमैन? क्या होगा आगे की कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी इंस्टा मल्टी मिलेनियर वेटर के साथ। दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।